हेज़ल बेशक दिल में कुछ खौफ़ज़दा थी, लेकिन चेहरे के तासुरात उसके एकदम पुरएतमाद थे। वो कुछ पल को साकत हुई थी, लेकिन फिर संजीदगी से शावेज़ को अपनी तरफ आता देखने लगी, जिसके चेहरे से कुछ अख़ज़ करना मुश्किल हो रहा था कि उसने हेज़ल की सॉरी एक्सेप्ट की है या फिर नहीं। शावेज़ की नज़रें तो हमेशा की तरह हेज़ल के चेहरे से चिपक कर रह गई थीं। वो हर रोज़ अपने एक जैसे हुलिये में होने के बावजूद उसे बहुत बुरी तरह से अपनी तरफ मतवज्जो कर लेती थी। वो इस वक्त लाइट पिंक शलवार कमीज में मलबूस थी और ये कलर उसकी रंगत के साथ मैच करता उसकी खूबसूरती बढ़ा रहा था। हेजल अपने दोनों हाथों में दुपट्टे को भींचे वो भी बस शाहवेज की तरफ ही देख रही थी, जो उसके पास आकर एक कदम के फासले पर आकर रुकता बस उसे अपनी आंखों से ही सराहने में मगन था। आज उसने अपने उसे छूने की कोशिश नहीं की थी। सर, मैं जाऊं? हेजल ने वक्त गुजरते महसूस किया तो बड़ी मुश्किल से लब कुशाई की। वो जैसे शाहवेज की निगाहों की हिद्दत से पिघलने को थी। किस दुनिया से ताल्लुक है तुम्हारा? क्यों हो इतनी खूबसूरत? शाहवेज की आवाज धीमी और गंभीर सी थी। वो आज फिर से हेजल के सहर में गिरफ्तार था। बोल क्यों नहीं रही? अब वैसे तो हर वक्त बोलती, मैं ना बनी रहती हूँ। मुझे कभी किसी का इतना बोलना पसंद नहीं रहा, लेकिन तुम्हारे अल्फाज और आवाज भी कानों को बहुत भले लगते हैं। हेजल को चुप पाकर शाहवेज फिर से बोला था, सर, मुझे बाहर जाकर अभी काम करना है, प्लीज। शाहवेज का भारी लहजा हेजल को पजल करने लगा था, तो वो अपने चेहरे पर झूलती लटों के कान के पीछे अड़सती दांत किचकिचाने के ऐसे अंदाज में बोली थी, लेकिन शाहवेज पर तो जैसे उसके अल्फाज का असर ही नहीं हो रहा था। कल वो अजीब सा साइको सा हो रहा था कि हेजल को कल उसकी आंखों में गुस्सा, प्यार, मोहब्बत, जुनून और अजीब किस्म की बेबसी दिखाई दे रही थी, जबकि वो आज फिर से पहले की तरह अपनी आंखों में उसके लिए मोहब्बत और लहजे में ढेरों नरमी लिए हुए था। हेजल को उसे समझने में मुश्किल होने लगी थी। कुछ खाओगी या फिर पियोगी? कुछ मंगवाऊं तुम्हारे लिए? अब की बार चेहरे पर संजीदगी लिए वो फिक्र करती निगाहों से उसे देखता पूछ रहा था। दिल में बेसाख्ता ये बात आई कि न जाने ऐसी क्या मजबूरी है जो वो अपनी पढ़ाई के साथ जॉब करने को भी राजी है। सेहत के हवाले से भी वो काफी कमजोर लगी थी उसे। ये सब सोचे दिमाग में आई तो उसे अपना कल वाला नासिर को दिया काम याद आया। तो फिर पुरसोच निगाहों से हेजल को देखते सर हिला गया कि हेजल के हवाले से जो भी बात होगी वो भी नासिर से पता कर लेगा। परसों मैंने जूस मंगवाया तो तुमने नहीं पिया, और कल तुम्हारी टेबल पर चाय गई, तुमने बस एक घूंट भरा। आज अपनी पसंद का कुछ बता दो, वो आ जाएगा। जो तुम्हारा हाल है, लगता है तेज हवा से ही उड़ जाओगी। शाहवेज ने उसे सर से पैर तक बगौर देखते कहा तो उसकी पहली बात पर हेजल की आंखें हैरानी से और आखिरी बात पर थोड़ी गुस्से से खुली थी कि उसे लगा शाहवेज उसकी छोटी हाइट और बहुत ज्यादा दुबले पतले होने पर चोट कर रहा है। अब इन थोड़ी सी बड़ी आंखों को मजीद नहीं फैलाओ। फिर कोई गुस्ताखी हो गई तो फिर ख्वामखा तुम्हारा मूड खराब होगा, और फिर तुम मेरा भी करोगी। शाहवेज ने उसकी हद से ज्यादा खुली आंखों को दिलकशी में खोते उसे वार्न किया था, जिस पर हेजल जल्दी से अपनी पलकें झपकती आंखों को तो उनके नॉर्मल साइज में ले आई। लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो अपनी इन अदाओं से शाहवेज को कितना बेचैन कर रही है। मुझे कुछ नहीं खाना पीना, मैं यहाँ आने से पहले कॉलेज कैंटीन से खाकर आती हूँ। मैं बस चलती हूँ, फिर काम जल्दी मुकम्मल नहीं होगा और आपको बुरा लगेगा। दिल में तो ये था कि कह दे कि फिर आप जानबूझकर बातें सुनाएंगे। हेजल ने एक बार फिर अपनी सी कोशिश करते हुए कहा तो शाहवेज कुछ बोलने के बजाय आगे बढ़ा। तो हेजल एक बार उसे आंखें फैलाती देखने लगी। साथ ही उसने बेसाख्ता एक कदम पीछे लिया था, लेकिन शाहवेज को रुकते ना देखकर वो भी इसी तरह पीछे की तरफ कदम लेती लेती पीछे दीवार से जा लगी। अपनी पुश्त दीवार से लगते महसूस करते ही उसने भीगी पलकों से भीगी बिल्ली बनते एक नजर पीछे दीवार को देखा और फिर अपने सामने मौजूद इस खूबसूरत वजाहत से भरपूर जिन को, जो उसे अपनी कैद में लेकर रखना चाहता था। शाहवेज ने उसकी हरकत को देखते हुए मुस्कुराहट अपने लबों में दबाई और उसको अपनी तरफ देखते पर अबरूज का गया था, जैसे पूछा हो क्या हुआ। जवाब में हेजल ने भी दरवाजे की सिमत इशारा करते उसे देखा तो वह बकायदा उसकी मासूमियत पर हंस दिया और कुछ बोले बगैर उस इशारों के खेल को जारी रखते अब की बार हेजल की जान खलासी कर दी थी। और उसने हाथ दरवाजे की तरफ करते सर को हिलाते हम देते इस बात में सर हिलाते जैसे उसे बाहर की इजाजत दी थी। थैंक्स सर। रिहाई मिलने पर हेजल पलक झपकते वहां से गायब हुई तो शाहवेज कहका लगाए हंस दिया था। हेजल ने बाहर आकर गहरी गहरी सांसें भरी और अपनी टेबल की तरफ आ गई। आज करने को थोड़ा कम काम देते। हेजल ने शुक्रिया अदा किया और अल्लाह का नाम लेकर लैपटॉप की तरफ मतवज्जो हो गई, लेकिन ये सब करते उसके दिमाग में शाहवेज के ऑफिस में गुजरे आखिरी लम्हात चल रहे थे, जिनको याद करते अब उसके चेहरे पर भी प्यारी सी मुस्कान की छलक आई थी। दूसरी तरफ शाहवेज, जो हेजल के जाते ही विंडो के कर्टन हटाते अभी वहीं खड़ा था, उसे मुस्कुराते पाकर शाहवेज का दिल जोर से धड़का था। वो दिल पर हाथ रखते वहीं दीवार से
कंधा टिकाए बाकी सब कुछ भूले उसे देखता लगा था। वो शायद अपनी इस ज़ेर हुई हालत को कबूल कर रहा था, इसीलिए पुरसुकून था और अपनी इस बदलती कैफ़ियत पर इस बार कुछ होश भी। हेज़ल ने भी अपनी फ़ाइल खोली ही थी जब एक मॉडर्न सी लड़की उसके पास आकर रुकी थी, तो हेज़ल ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा था, जो उसे मुँह मेढ़ा करते ऊपर से नीचे तक देख रही थी, जिस पर हेज़ल के चेहरे पर नागवारी छाई थी। "तुम सर की रिश्तेदार हो क्या?" मॉडर्न सी लड़की ने इधर-उधर देखते आहिस्तगी से पूछा था। उसे शावेज़ के आने का ही डर था। "नहीं तो?" हेज़ल ने उसके सवाल पर हैरान होते बताया। "तो फिर कोई दोस्ती वगैरह?" अब की बार मॉडर्न लड़की भी हैरान सी थी। "नहीं, मैं ना ही सर की कोई रिश्तेदार हूँ, ना ही मैं इनकी दोस्त हूँ। लेकिन आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हैं?" हेज़ल इस लड़की को जवाब देते अब अच्छे से इसके सवालात का मकसद समझने लगी थी, क्योंकि जो शावेज़ की हरकतें थी, जिस तरह उसे आम वर्कर से बढ़कर अहमियत देता था, तो यकीनन दूसरे वर्कर्स के लिए बात अचंभे की ही थी। "अच्छा, फिर सर तुम्हारा इतना ख्याल क्यों रखते हैं? मैं तो काफ़ी अरसे से इस ऑफ़िस में हूँ। मुझे क्या?" कभी किसी के लिए भी इतना कंसर्न नहीं दिखाया उन्होंने। वो बेचारगी से मुँह लटकाए मायूसी से बोली थी, तो हेज़ल को हँसी आने लगी, लेकिन वो अपना चेहरा झुका गई थी। "उम्म, मैं इसमें आपकी हेल्प क्या करूँ? क्या पता सर तुम्हारी तरफ भी मतवज्जो हो जाए।" हेज़ल के दिमाग में शरारत सी कूदी थी। "हाँ, हाँ, बताओ। मैंने तो तुम्हें बहुत ट्राई किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ।" मॉडर्न लड़की जल्दी से खुश होते हुए बोली। "अच्छा, तो इससे पहले तुम्हें मुझसे दोस्ती करना पड़ेगी।" "हाँ, क्यों नहीं? आई एम अलीज़े एंड यू?" उस लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाते कहा, तो हेज़ल ने भी खुश दिली से उसका हाथ बढ़ा हुआ थामा था। आई एम हेज़ल। शावेज़ उसकी जादूगरनी को देख रहा था, जो एक खुद को खा जाने वाली नज़रों से देखने वाली लड़की को मुस्कुराने पर मजबूर करती उसे दोस्ती गाँठ चुकी थी। और उसका ऑफ़िस वर्क एक तरफ उसकी तवज्जो का मतगाज़ी पड़ा था। शावेज़ अभी बस इन्हें देख ही पा रहा था कि अगर इनके दरमियान की बातें सुन लेता, तो यकीनन हेज़ल बीबी की बातों पर अश-अश कर उठता। खुशी से नहीं, सदमे से। शावेज़ शायद अभी और इसी वक़्त अपना भी दिमाग यहाँ वक़्त ज़ाया करता। जब उसका टेबल पर पड़ा फ़ोन बज उठा, तो वो नाचार अपने कदम उस जानिब ले गया, लेकिन नज़रें अभी भी सामने अपने मनपसंद मंज़र पर थीं। कॉल पर इब्राहिम था, जिसने इसे किसी फ़ाइल के सिलसिले में कॉल की थी। शावेज़ की जो फ़ाइल सुबह तुम्हारे टेबल पर पहुँची थी, उसे वापस भेज दो। इब्राहिम की कॉल और बात पर भी शावेज़ की महवियत नहीं टूटी थी। कौन-सी फ़ाइल? शावेज़ ने बेतौजीही से पूछा था। वो इस वक़्त सब कुछ भूले हुए था। शाह, तुम ठीक हो? इब्राहिम हैरानगी से बैठे उठ खड़ा हुआ था कि उसने काम के हवाले से शावेज़ की ऐसी लापरवाही कभी नहीं देखी थी। इब्राहिम थोड़ी ऊँची आवाज़ अपने कानों में पड़ते शावेज़ कुछ होश में आया था। हाँ, 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 मैं ठीक हूँ। थोड़ा वेट कर, मैं फ़ाइल भेजता हूँ। शावेज़ ने अपने बालों में हाथ फेरते टेबल पर फ़ाइल को तलाशा था, जो काफ़ी देर पहले उसके पास आई थी और वो हेज़ल के आने पर उसे भूल ही गया था। तुमने वो फ़ाइल अभी देखी ही नहीं? सीरियसली? वैसे कहाँ मसरूफ़ थे तुम? इब्राहिम कुछ-कुछ मामला समझ गया था। मिस हेज़ल इस जादूगरनी नामी फ़ाइल में अब तुम फ़ोन रखो। शावेज़ बगैर झिझके बोला और फ़ोन रख दिया था। दूसरी तरफ इब्राहिम आज उसकी आवाज़ में अलग ही खुशी महसूस करता खुद भी हँस दिया था। साथ दिल में उसके लिए हमेशा खुश रहने की दुआ भी दी थी। ये मासूम जादूगरनी मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। शावेज़ अपनी चेयर की तरफ आता, फ़ाइल को खोलते एक नज़र सामने हेज़ल पर भी डाल गया था, जो अब अपने काम में मसरूफ़ हो चुकी थी। शावेज़ ने गाड़ी में बैठते शावेज़ ने गाड़ी में बैठते कुछ पल तो इंतज़ार किया कि नासिर खुद उसे कुछ बताए, लेकिन उसने शायद इसके ज़ब्त आज़माने का सोचा हुआ था। नासिर, तुम शायद भूल गए हो कि मैंने तुम्हें कोई काम सौंपा हुआ था। अगर भूल गए हो तो बताओ, मैं तुम्हारी खातर तवाज़ी का कोई इंतज़ाम करूँ। शावेज़ सेल फ़ोन को अपने हाथों में घुमाता सख्त भारी लहजे में बोला, तो नासिर ने बेसाख्ता थूक निकला था। जी, जी सर, आपका कहा काम आज शाम ही मुकम्मल हुआ। बस मैं आपको बताने ही वाला था। अभी के आपने पूछ लिया। नासिर ने जल्दी से कहा। जानता था इस खड़ूस की सज़ा झेलना आसान नहीं होना था। तो जल्दी बताओ, मेरा ज़ब्त नहीं आज़माओ। शावेज़ गुस्से से कुर्राते हुए बोला, लहजे में किसी कदर बेसब्री का अंसर भी मौजूद था। सर, आपने कल जिस लड़की का पता करने को कहा था, वो लड़की फ़िलवक़्त तो एक हॉस्टल में रिहाइश पज़ीर है। लेकिन इससे पहले वो नासिर पल भर को रुका था। इससे पहले वो क्या? इससे पहले वो एक कोठे में रहती थी, बल्कि पता चला है कि वो पली-बढ़ी भी वहीं पे ही है। यहाँ हॉस्टल में तो कुछ साल पहले ही आई है और ये सुनते शावेज़ का वजूद धमाकों की ज़द में आया था और अब की बार उसके मुँह से बमुश्किल ये एक लफ्ज़ ही निकला था। जिस हॉस्टल में वो रहती है, वहाँ की रेपुटेशन भी कुछ ख़ास अच्छी नहीं है। वहाँ की लड़कियाँ जब दिल चाहे बाहर आती-जाती हैं। आधी-आधी रात को अक्सर लड़कियों की वापसी होती है, जो नशे में धुत होती हैं। इन्हें कोई रोकने-टोकने वाला भी नहीं और इस सिलसिले में वो सब लड़कियाँ वहाँ की इंचार्ज को मुँह मांगे पैसे देती हैं, ताकि वो इनके काम में दखल-अंदाज़ी ना करे। नासिर की बातें शावेज़ के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। वो यकदम फट पड़ा था।
दिल कहीं अब भी इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। डैम इट! मुझे बस इसी एक लड़की के बारे में बताओ, जिसका मैंने कहा था, समझे? मुझे किसी और का कोई सरोकार नहीं। शावेज़ गुस्से से चीखा था। सर में अचानक से दर्द उठता पूरे वजूद में फैलने लगा था। जैसे सर, वो लड़की सुबह पहले कॉलेज जाती है, फिर यहाँ ऑफिस और इसके बाद एक घर में बच्चों को होम ट्यूशन देकर वापस हॉस्टल चली जाती है। इसमें मैंने ऐसी-वैसी फिलहाल तो कोई बात देखी नहीं। लेकिन हाँ, नासिर एक बार फिर से रुका और शावेज़ ने उसे खाजा वाली नज़रों से उसकी पुश्त को घूरा था। वो उसे शायद आज हार्ट अटैक करवा कर ही दम लेने वाला था। गाड़ी सुस्त रवि से आगे बढ़ रही थी और नासिर ड्राइविंग करते हुए सारी इन्फॉर्मेशन साथ-साथ शावेज़ को दे रहा था। वो मेडिकल स्टोर्स पर अक्सर आती-जाती पाई जाती है। न जाने किसी की बीमारी में मुब्तला है या फिर क्या? ये मैं जान नहीं सका। सर, यही मालूमात है इस लड़की के मुतालिक। आगे-पीछे कोई नहीं है, यतीम है। नासिर ने सब बताते खामोशी इख्तियार की तो शावेज़ भी चुप सा रह गया था, जैसे अब कुछ बोलने और पूछने को रहा ही नहीं था। नासिर, सिटी क्लब चलो जल्दी। शावेज़ की साकत वजूद और जामद में कोई हरकत नहीं थी। इसने बस अपने लब हिलाए थे। लेकिन सर, नासिर ने हैरान परेशान होते कहना चाहा था। जो कहा है वो करो, समझे? नहीं तो गाड़ी से उतरो, मैं खुद ड्राइव कर लूँगा। शावेज़ उसके लहजे पर आग बरसाता हुआ था। उसकी आंखें भी लहू-रंग हो रही थी। इसके बाद नासिर की हिम्मत नहीं हुई थी कुछ भी कहने की, लेकिन उसने सिटी क्लब की तरफ जाते अपने फ़ोन में से किसी के नंबर पर एक मैसेज ज़रूर कर दिया था। इस लड़की के बारे में जानते शावेज़ का ऐसा रिएक्शन उसकी समझ से बाहर था। शावेज़ जो आज दिल से थोड़ी देर खुश हुआ था, वो खुशी उसका मुँह चिढ़ा रही थी। और वो जो उसे बहुत नाज़ो फ़ख्र सा कि वो जिसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा, वो बहुत आला अरफ़ा हस्ती होगी। इसका किरदार बहुत मज़बूत होगा, वो बहुत पाक साफ़ शफ़ाफ़ होगी। वो सब बातें अब उसके सामने आती, उसके दिमाग पर हथौड़े बरसा रही थी। उसके मुताबिक वो लड़की कैसे आला किरदार और पाक हो सकती है, जो पली-बढ़ी ही एक कोठे में हो, जो किसी के नाजायज़ ताल्लुकात के नतीजे में दुनिया में आई हो, जिसका खून ही गंदा हो। वो लड़की उसकी मोहब्बत कभी नहीं हो सकती थी, कभी नहीं। उसने अपने दिल में पनपती मोहब्बत को ज़ोर-ज़ोर से झुठलाया था, जिससे आज उसके दिल में पैदा होता दर्द उसे मज़ीद खुद से गुस्सा दिलाने लगा था। कि वो मोहब्बत के चक्करों में फंसा ही क्यों? दूसरी तरफ हेज़ल इस सब से बेखबर थी कि वो आगे-आगे किस गिरदाव में फंसी जा रही है। उसकी नाकर्दा गलतियों की सज़ा बगैर तरस खाए उस मासूम जान को बहुत जल्द मिलने वाली थी। हैदर अपने गीले बालों में हाथ चलाता, अपने कमरे से निकला था। उसका रुख सीढ़ियों की जानिब था। कदमों में तेज़ी थी। वो नीचे सबके साथ चाय पीने का इरादा रखता था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने लाउंज में बैठी हस्ती पर पड़ी, उसके कदम आधी सीढ़ियों के दरमियान ही रुक गए थे। वो वहीं खड़ा उस चेहरे को तकता इर्द-गिर्द का होश भुला गया। उसकी नज़रों की तपिश और से दिल को राह थी कि वो चेहरा कुछ बेचैनी का शिकार हुआ था। खुद को किसी की नज़रों के हिसार में देखते उसने अपनी नज़रें इधर-उधर दौड़ाईं, जिस पर हैदर को होश आया और उसे जल्दी से रुख पलटा था। इससे पहले कि वो उसकी नज़रों के आता, उसे अपना यहाँ से चले जाना ही बेहतर लगा था। लेकिन नहीं जानता था कि उसका रुख मोड़ना इस हस्ती को नज़रों में आते ही इसका मासूम सा दिल तोड़ चुका था। लेकिन वो ये दिल तो बार-बार तोड़ता था, क्योंकि इस दिल की मालिक हस्ती खुद ही अपने दिल को रुलने के लिए इसके कदमों में रख चुकी थी। मेरम, जो आज दिल के बहुत मजबूर करने पर मलिक हाउस आई थी और जिसके दीदार के लिए वो यहाँ खींची चली आई थी, वो जालिम महबूब तो उसे अपनी पीठ दिखाता भाग निकला था। हैदर का ये रवैया इसके दिल को बहुत ज्यादा चुभा था। दिल में तकलीफ उठी थी, आंखों में नमी चमकी थी, लेकिन वो अपने होंठों को दांतों तले कुचलती बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पा गई थी। लेकिन जब यहाँ बैठना दोपहर हुआ तो सायरा बेगम से बहाना बनाती बाहर लॉन में निकल आई थी। वो अपने सीने पर हाथ रखे गहरे गहरे सांस भरती, खुद को रोकने से बड़ी मुश्किल से बाज रख पाई थी रोने से। लेकिन आंखों की नमी थी कि उसकी इजाजत के बगैर ही गालों पर फिसलती आ रही थी, जिन्हें वो बेदर्दी से अपने हाथ की पुश से साफ करती अपनी गुलाबी भरी भरी गालों को लाल कर गई थी। फिर दिमाग में न जाने क्या समाई और सोच स्विच ऑन कर वार्ड हुई कि वो लॉन और घर के पिछले तरफ बढ़ गई। चेहरे पर अब शदीद गुस्से के तासुरात छा गए थे। वो जैसे अपनी मतलूबा जगह पहुंची तो इसकी तवक्को के ऐन मुताबिक हैदर साहब अब घर में इसकी मौजूदगी पाकर घर से भागने के चक्करों में था। लेकिन अपने ख्याल से निकलते ही जैसे वो पहुंचा, वहां पहले से खड़ी मीरम उसे अपनी रुख सुर्ख होती आंखों से देख रही थी। उसने अपने लब भींचे इस क़यामत को यूं अपना रास्ता रोके देखा था, साथ ही एक ठंडी सांस भरते खुद को इसके सवालों के लिए तैयार किया था। मैं अब क्या प्यारी नहीं रही जो तुम मुझे देखते भी रास्ता बदलने लगे हो, या फिर तुम्हारी मोहब्बत बस टाइम पास थी जो अब खत्म हो गई है? मीरा मुझसे देखते ही शिकवे से भरे लहजे में बोली थी, जबकि हैदर उसके मुंह से अपनी खालिस मोहब्बत के लिए टाइम पास का लफ्ज सुनता दांत पर दांत जमाए चुप रह गया था। जो सोचना है समझ लो, मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे कहीं अर्जेंट जाना है। हैदर ने बेरुखी की इंतहा की थी। उसके अल्फाज पर एक बार फिर उसकी आंखों आंसुओं से भरी थी। आंखें अब जलन का शिकार होने लगी थी। वो सामने खड़े शख्स की दासी बन गई थी।
हाल से बेहाल थी और वो इस वक्त अपनी वजाहत और पुरकशिश आंखों के साथ एक अजीब सी मगरूरियत का तासुर देता। इससे बेनियाज मालूम होता था। इसके जवाब पर उसे पलट जाना चाहा था, लेकिन इस शख्सियत की मोहब्बत में वो अपनी इज्जत नफ्स भी गवाती जा रही थी। मैंने इतनी बार कॉल की, तुमने उठाई ही नहीं। तुम्हें पता है, जब तुम घर से बाहर होते हो तो मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र रहती है। उसे तरसी हुई निगाहों से देखती अपने दिल में भर लेना चाहती थी। कॉल नहीं उठाई तो समझ लेना चाहिए था कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, और मेरी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए मेरे अपने हैं इस काम के लिए। वो अपनी बातों से उसका दिल आहिस्ता आहिस्ता तोड़ता जा रहा था। हैदर की नजरें मीरम के अलावा वहां मौजूद हर गैर जरूरी चीज पर थी। अच्छा, लेकिन मैं अब रह नहीं पाती तुमसे बात किए बगैर। तुमने लगाई थी ना ये आदत मुझे, इस राह पर भी तुम लेकर आए। और अब जब मैं इतना आगे बढ़ आई हूँ और वापसी का रास्ता ही मुमकिन नहीं, तो तुम दामन छुड़ा रहे हो। बोलते साथ उसकी आंखों से आंसू जारी थे, जिनको वो अब एक बार साफ करती और दोबारा बह निकले थे वो। मुझे कहीं जाना है, जरूरी काम है। हैदर ने अब उसके सामने हारने लगा था, तो उसकी नजरों से ओझल होने के लिए जल्दी से उसकी साइड से होकर निकलना चाहा था। लेकिन मीरम ने गुस्से से भेपड़ते हुए उसके बाजू दबोचे और उसे रोका, और उसके मुकाबले आती उसके सीने से उसके पहनी हुई कमीज को अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों में जकड़ते उसकी आंखों में झांका था। क्या तुम्हारा काम मेरी जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी है? बोलो, जवाब दो मुझे। मैं तुम्हारे लिए खड़ी मर रही हूँ और तुम जा रहे हो। मुझे अब लगने लगा है तुम सच में मुझसे मोहब्बत नहीं करते। पहले तुम्हारी बातें, सारा कुछ दिखावा था। अब मेरी मोहब्बत भी जैसे मरने लगी है, और मैं भी इसी के साथ मर जाऊंगी। फिर मुझे यकीन है तुम रोगे। मीरम हैदर की आंखों में देखते बोलती जा रही थी, ऐसे कोई नहीं मरता, लिहाजा मेरा रास्ता छोड़ो। वो पत्थर अब भी नहीं पिघला था। मैं मर जाऊंगी हैदर, तुम प्लीज कुछ करो। वो उसके सीने पर मौजूद अपने हाथों पर अपना सर गिराती फुट फुट कर रोती हैदर का दिल बंद करने के दर पर थी। हैदर चाहकर भी इस रोती कुरलाती लड़की को खुद से दूर नहीं कर सका, और सुनहरी बालों से भरे सर पर अपना हाथ रखता सहलाने लगा था कि वो वजूद पत्थर जो बना था, कहीं ना कहीं इस लड़की के सामने ढह जाता था।